हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि निर्देशन एवं परामर्श सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। बच्चों, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो बीएड में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमने लास्ट की 2 वीडियो में कवर कर लिया था, तो जिन लोगों ने वीडियो को ना देखा हो वो यूट्यूब पर जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं और आज से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ। 1 बजे हम लोग पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, और 6 बजे हमारी क्लास चलती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक डीएलएड बीएड एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको बीएड और डीएलएड के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग नोट्स के लिए वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्लास के एंड में आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। अच्छे शिक्षक हमेशा छात्रों को सीखने और समायोजन की समस्या को दूर करने में मदद करने के लिए समझ सहायता प्रदान करने में रुचि रखते हैं। क्या समझ रहे हैं बच्चों कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो हमेशा छात्रों की मदद करने में, उनको सहायता प्रदान करने में रुचि रखते हैं ताकि इष्टतम उपलब्धि और लाभदायक प्लेसमेंट सुनिश्चित हो सके। शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक यानी कि गुरु और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले शिष्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे, लेकिन यह छात्रों की कम संख्या, अध्ययन के सरल पाठ्यक्रम, सीमित नौकरी के अवसर और काम की दुनिया के कारण संभव हुआ, जो लगभग स्थिर था। लेकिन अब छात्रों की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के अध्ययन के विशाल पाठ्यक्रम और नौकरी के अवसरों में प्रतिस्पर्धा के कारण छात्रों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वहाँ मार्गदर्शन और परामर्श के रूप में सहायता की बेहद आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हम लोग ये समझ रहे हैं कि आज की दुनिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र हैं और कोर्सेज भी इतने ज़्यादा हैं, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, बड़े बड़े कोर्सेज हैं और कंपटीशन लेवल तो बहुत ही हाई है, और इसीलिए छात्रों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज के जीवन में हमें गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं भारत में निर्देशन आंदोलन का इतिहास। The pioneer and forerunner in the field of guidance was the University of Calcutta. The first psychological laboratory of India was established by it in 1915. बच्चों, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसने निर्देशन के क्षेत्र में प्रथम अन्वेषक और अग्रदूत का काम किया। इसने 1915 में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का इसकी स्थापना की। 1915 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का इसकी स्थापना करके इसने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में अनुसंधान का आयोजन भी किया, और इसके साथ ही 1938 में मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया। By setting up the first psychological laboratory in 1915, it organized research in the field of educational and vocational guidance and psychological testing in 1938. 1915 में जो इसने यूनिवर्सिटी ने सबसे पहला मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला जो स्थापित की थी, उसके बाद इन्होंने किस में रिसर्च की थी? शैक्षिक और व्यावसायिक अनुसंधान में इन्होंने
रिसर्च की थी, उसका आयोजन किया था। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स used in Europe and America were adapted by it, determined respective norms for different age group। और जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो हो रहे थे यूरोप में और अमेरिका में, और जो इस यूनिवर्सिटी में भी हुए थे, वो एक व्यवहार बताते थे कि डिफरेंट एज ग्रुप में बच्चा कैसा व्यवहार करता है। अब हम देखते हैं कि आंदोलन कैसा कैसा रहा भारत में। मार्गदर्शन हमारे देश में एक संगठित व्यावसायिक गतिविधि के रूप में 4 दशक से अधिक पुराना है, जबकि अमेरिका में मार्गदर्शन आंदोलन नियोक्ताओं और शिक्षकों की व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। भारत में यह एक अकादमिक अनुशासन के रूप में शुरू हुआ। भारत में बच्चों किस रूप में शुरू हुआ था? ये अकादमिक अनुशासन के रूप में, एकेडमिक डिसिप्लिन। कलकत्ता विश्वविद्यालय को 1938 में अपने अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग के एक अनुभाग के रूप में मार्गदर्शन शुरू करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय होने का सौभाग्य प्राप्त है। अनुभाग का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान करना था। ये जो मैंने अभी आपको बता दिया लास्ट वाली स्लाइड में। बाद में विभाग ने व्यावसायिक सूचना पर भी काम किया। कुछ व्यवसायों का विश्लेषण किया गया और प्रमुख व्यवसायों को बुद्धि के स्तर और इन नौकरियों को भरने के लिए आवश्यक क्षमताओं के प्रकार के अनुसार 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। मार्गदर्शन का कार्यक्रम शुरू करने में बम्बई पीछे नहीं रहा। 1941 में कलकत्ता में कार्यरत एक सेवानिवृत्त लेखाकार बाल्टी बोई ने मार्गदर्शन के निहितार्थों को महसूस किया। एक मनोवैज्ञानिक की मदद से कोलकाता विश्वविद्यालय बाल्टी बाई से मुखर्जी ने समुदाय को मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ बॉम्बे में बाल्टी बाई व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना की। किसने की? मुखर्जी ने। मार्गदर्शन आंदोलन को एक और धक्का तब मिला जब बॉम्बे में पारसी पंचायत फंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ के ट्रस्टियों ने बॉम्बे में पारसी समुदाय के लिए एक मार्गदर्शन सेवा ब्यूरो, पारसी पंचायत व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो स्थापित करने का फैसला लिया। इस ब्यूरो ने कम संसाधनों और कम कर्मचारियों पर काम किया, लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं की मदद से यह मार्गदर्शन में उपयोगी अग्रणी कार्य करने में सक्षम था। यह ब्यूरो ही था जिसने व्यावसायिक सूचना के प्रसार के लिए पहली बार एक करियर सम्मेलन का आयोजन किया। यह करियर मास्टर्स के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने वाला पहला संस्थान भी था। ब्यूरो ने जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस का प्रकाशन भी शुरू किया। किसका प्रकाशन शुरू किया? जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस का, जिसने मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को संचार का एक पेशेवर अंग प्रदान किया और क्षेत्र में अनुसंधान और अभ्यास के बारे में विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक और कदम आगे बढ़ाया गया जब उसने 1947 में इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना करके आंदोलन को आधिकारिक मान्यता दी। कब? 1947 में इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक ब्यूरो जो था उसकी स्थापना की और आंदोलन को आधिकारिक मान्यता भी दी। मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं ने आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग पर मुदलियार माध्यमिक शिक्षा 1 की सिफारिश के बाद भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। जब उन्हें राज्यों में केंद्र
प्रायोजित योजना के तहत लागू किया गया था। इस केंद्रीय वित्तीय सहायता के कारण 1960 और 1970 के दशक के दौरान मार्गदर्शक सेवा शायद देश में उनके चरम पर थी। इस अवधि के दौरान कई राज्यों में मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना भी की गई और मौजूदा ब्यूरो को केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत मजबूत किया गया। मतलब जो नए राज्यों में नए नए मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना की गई और जो पहले से ही ब्यूरो थे उनको CBVIVEG यानी कि केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत और मजबूत किया गया। इस अवधि के दौरान नई मार्गदर्शन गतिविधियां और कार्यक्रम थे। यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत में मार्गदर्शन और परामर्श के सिद्धांत और व्यवहार में अनुसंधान दुर्लभ और महत्वहीन रहा है। मार्गदर्शन और परामर्श के प्रभाव का अध्ययन बच्चों के विशेष समूहों जैसे धीमी गति से सीखने वाले, कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले, मानसिक रूप से मंद, स्पास्टिक और विकलांगों पर किया जाना चाहिए और साथ ही साथ दूसरों पर भी किया जाना चाहिए जो कि प्रतिभाशाली हैं, रचनात्मक हैं और जो भी और भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। जो रिसर्च है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन पे ही करना चाहिए जो धीमी गति से सीखते हैं या कम उपलब्धि वाले हैं या फिर मानसिक रूप से मंद हैं। सभी बच्चों पे इसका रिसर्च करना चाहिए। मार्गदर्शन में अनुसंधान के लिए कार्योत्तर डिज़ाइन के अलावा विभिन्न डिज़ाइनों जैसे प्रयोगात्मक, क्रिया अनुसंधान, क्षेत्र मूल्यांकन आदि को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों, अनुसंधान आधारित मार्गदर्शन और परामर्श के कार्यान्वयन से बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद मिल सकती है और वह पूरी तरह से कार्य करने वाला व्यक्ति एक कुशल कार्यकर्ता और समाज का एक उपयोगी नागरिक बन सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि बच्चों को एक सही दिशा में सही ढंग से अनुसंधान आधारित गाइडेंस मिले। आइए अब ये देखते हैं कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही गाइडेंस मूवमेंट में। पहला तो ये कि शिक्षकों का जो है परंपरागत रवैया। दूसरा, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी की वजह से भी गाइडेंस मूवमेंट उतना अच्छे ढंग से नहीं हो पाया भारत में जितना ढंग से होना चाहिए था। एन इंक्रीज इन स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, और विद्यार्थियों की जनसंख्या में वृद्धि ये भी एक प्रॉब्लम रहा कि एकदम से जनसंख्या बढ़ती गई, वो भी एक प्रॉब्लम रहा गाइडेंस मूवमेंट में। वेज टू इम्प्रूव गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया, ये कुछ तरीके हैं जिनसे भारत में गाइडेंस मूवमेंट को सुधारा जा सकता है। Many guidance programs must be conducted for students, parents and also for the teachers. गाइडेंस मूवमेंट की स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के निर्देशन प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए किए जा सकते हैं, माता पिता के लिए किए जा सकते हैं और टीचर्स के लिए, सभी के लिए गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। Vocational guidance should be made available to students before completion of the course. गाइडेंस जब ही ज़्यादा प्रभावी होगा जब कोर्स होने से पहले ही बच्चे को गाइड कर दिया जाए, वोकेशनल गाइडेंस उसको दे दी जाए कि उसको क्या करना है, व्यवसाय कौन सा चुनना है, उसको ये पहले ही बता दिया जाए। ऐसा नहीं कि वो कोर्स ख़त्म कर दिया उसने और फिर बाद में वो उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। Teachers training programs regarding guidance should be developed. जो निर्देशन के लिए
जो टीचर्स हैं उनको गाइडेंस प्रोग्राम उनको दिए जाने चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जानी चाहिए शिक्षकों को, ताकि वो गाइडेंस और अच्छे से कर सकें। गाइडेंस शुड बी एक्सेप्टेड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। जो भी शैक्षिक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत गाइडेंस को एक एसेंशियल पार्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये बहुत ही ज़रूरी भाग है शिक्षा का, इसीलिए इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। हमने भारत में कैसे कैसे निर्देशन का ये आंदोलन हुआ वो सब पढ़ा, पूरा इतिहास पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए और बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, जो कि आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको स्टडी कराई जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।